हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस यानी कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस 2023 की प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम ये बैच है तो 2023 के बच्चों के लिए एंड 24 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपका सिलेबस तो सेम ही रहता है। तो मेरे ख्याल से सभी के अंदर बहुत जोश होगा। और मैं पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले आपके लिए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आएगी एंड देन आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आएंगे। इट मीन्स अगर आपकी आज एक्सप्लेनेशन आई है तो आपके कल एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। और अब आपको डेली इस क्लास में जुड़ना है, इस सीरीज़ में जुड़ना है, ताकि आप सभी बहुत अच्छे से अपना सिलेक्शन जो है वो एसओएससी में करा सकें। ये स्पेशली क्लास 9th के स्टेम के स्टूडेंट्स के लिए है एंड स्टेम में भी आज हम साइंस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 जो है आज आपका, उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसकी सही सही बिल्कुल वन शॉट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, जो कि नोट्स के साथ होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट्स का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी जैसा कि आपको पता है आपका चैप्टर जो है वो क्रॉप से रिलेटेड है पूरा का पूरा, कि किस तरीके से हम अपनी जो खेती है उसको करते हैं एंड किस किस टूल की यूजेस से करते हैं हम उसको, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। फिर जब हमने अपनी जो पौधा है उसको लगा दिया तो ऑब्वियसली उसकी इरिगेशन करनी यानी कि सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके भी हम मेथड्स पढ़ेंगे एंड देन सब कुछ हो गया है और अब बारी आ गई हमारी फसल काटने की। तो फसल को किस तरीके से काटते हैं उसके भी स्टेप्स होते हैं, उसको साफ किस तरीके से करते हैं उसके स्टेप्स होते हैं एंड देन आपके स्टेप्स जो हैं वो स्टोरेज के होते हैं। और फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो ये हमारा पूरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको चैप्टर का दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉप हमारी होती क्या है। बेसिकली क्रॉप आप सभी ने देखी हुई है, कभी आप गाँव में गए हुए होंगे या फिर कभी आप कहीं जा रहे हो और बीच में कोई गाँव पड़ रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इतनी प्यारी सी फसलें जो हैं वो उगी हुई होती हैं। पूरा मस्त खेत लग रहा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि वहाँ पे बीच में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल बहुत शांति होती है। चिड़िया उड़ती रहती है, पक्षी उड़ते रहते हैं, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है वो नज़ारा। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे, मतलब ऐसा क्या मैं बताऊँ कि आंखों में वो समा नहीं पाता है, इतना खूबसूरत होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो किस किस को अपना जो विलेज का पूरा व्यू है वो अच्छा लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एंड जो भी नया बच्चा जुड़ता जा रहा है, जल्दी से अपनी लाइक करके अटेंडेंस को शो करो, तो मुझे पता चलेगी कितने बच्चे अटेंटिव हैं और वो अच्छे से अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अपनी बुक को भी खोल के बैठेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है। और ये चैप्टर आप अगर इस वीडियो से समझ लेंगे ना, तो मैं आपको ये बता रही हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस चैप्टर को। इस तरीके से खेल खेल में समझाऊंगी। तो देखो, आपकी जो क्रॉप होती है वो क्या होती है। ऐसे कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हम उगाते हैं किसी ना किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, वो भी लार्ज स्केल पे। यानी कि ये जो खेत आपको दिख रहा है, इतना प्यारा सा खेत आपको दिख रहा है, छोटा सा ही है लेकिन मतलब फोटो में छोटा है, वैसे काफी बड़े होते हैं। तो उसमें आपको दिख रहा है, तो ये जो क्रॉप होती है ना, इसको हम बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाते हैं। और वो भी किस लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं, उसको हार्वेस्टेड करते हैं और अपना जो प्रॉफिट है उसके लिए उसको उगाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ही क्रॉप को उगाया जाता है एंड बेसिकली इसको क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके कल्टीवेटेड प्लांट्स में आपके आ सकते हैं जैसे कि गेहूं का खेत हो गया आपका, ठीक है। व्हीट क्रॉप आपकी, और वेजिटेबल क्रॉप्स हो जाती हैं, फ्रूट क्रॉप्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग क्रॉप्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से क्रॉप का मतलब सभी को पता समझ में आ चुका होगा कि क्रॉप होती क्या है। क्रॉप का मतलब खेत होता है, ठीक। खेती, खेत, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वन सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं आपके जो क्रॉप्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपकी जो क्रॉप्स है वो कितने टाइप्स की होती है, फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो इतने देखते हैं हम, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं बेसिकली वो हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, पहले होता है हमारा रबी क्रॉप एंड सेकंड होती है हमारी खरीफ क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अब रबी और खरीफ होती क्या है, इसे भी याद करने का तरीका अच्छे से बताती हूँ, चलो इसको भी देखते हैं फटाफट से। जो हमारी रबी क्रॉप होती है वो हमारे विंटर सीजन में क्या होती है, ग्रो करती है, ठीक है। और जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है वो हमारे समर यानी कि जो रेनी सीजन होता है ना उसमें उगती है। तो जो रबी क्रॉप होती है बेसिकली वो ऐसी फसलें होती हैं जो कि केवल और केवल सर्दियों के मौसम में ही उग सकती है। गर्मियों के मौसम में इस खेती को करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि जो गेहूं है वो आपके सर्दियों में उगते हैं, ठीक है। जो आपके बोल सकते हैं जितने भी आपके ग्राम्स होते हैं, लाइक छोले होते हैं,
ठीक है। ये सब के सब जो होते हैं मोस्टली चीज़ें आपकी सर्दियों में उगती है। आपकी मटर जो हम खाते हैं, मटर आती है ना, कितनी टेस्टी लगती है मटर की, बहुत सारी अलग अलग सब्जियां बनती है। मटर तो इनफैक्ट ऐसी हो जाती है सर्दियों में कि हर चीज़ में मम्मी मटर को डाल देती है। ऐसा होता है ना सबके साथ? किस किस के साथ होता है जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे ख्याल से सबके साथ होता होगा, अभी नहीं तो बचपन में होता होगा, इनफैक्ट अभी भी होता ही है। क्योंकि जो सर्दियों का सीजन होता है ना, उस टाइम पे क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाते हैं, बिकॉज उग चुकी हैं, कट चुकी है, अब इनका टाइम आ चुका है कि ये जो मार्केट्स है उसमें आ जाएं। तो इसीलिए आप सभी को याद रखना है कि जो रबी क्रॉप होती है वो बेसिकली विंटर सीजन में हार्वेस्टेड होती है। हार्वेस्टेड का मतलब, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई होता है, ठीक है। उनकी कटाई जो है वो विंटर सीजन में होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। और ये जो रबी क्रॉप है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर उगती है, मोस्टली कहाँ कहाँ पर उगते हैं, तो वो उगते हैं आपके पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि गेहूं की खेती के लिए और बाकी जो अदर रबी क्रॉप्स है उनकी जो खेती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ही मोस्टली ऐसी चीज़ें जो गेहूं वगैरह होते हैं, कभी भी आपने देखा हो कि जो हमारा हरियाणा की साइड जाओ, पंजाब की साइड जाओ, बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे खेत लगे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनमें कभी थोड़ा सा छू के देखना, आपको पता चल जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि किस चीज़ का खेत है, तो मोस्टली आपको वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जैसे कि गेहूं वगैरह के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ की जो पैदावार है ना वो वहाँ पे पंजाब की साइड, हरियाणा की साइड, हिमाचल प्रदेश की साइड, उत्तराखंड की साइड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कि हमारी बेसिकली समर सीजन में उगती हैं, ठीक है। समर सीजन में या फिर आप कह लीजिए मॉनसून में इनके अराउंड जो है इनको बोया जाता है, उगाया जाता है और काट दिया जाता है। तो जून से लेके सितंबर तक इनका सब कुछ, और सितंबर या अक्टूबर मान लो, तो जून से सितंबर या फिर अक्टूबर तक इनका सब कुछ हो जाता है, यानी कि ये बो भी यानी कि उगा दी जाती है। फर्स्ट स्टेप हमारे होता है, फिर इसको काट लिया जाता है, इसकी सफाई हो जाती है और उसके बाद ये सीधे मार्केट्स में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल आपका है राइस हो गया, मेज हो गया, मेज यानी कि भुट्टा होता है ना, भुट्टा हम खाते हैं, तो वही मक्का, मक्का जिसको बोलते हैं, बाजरा हो गया, बाजरे की रोटी कितनी अच्छी लगती है, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, एंड आपका कॉटन जो है, बेसिकली कॉटन भी इसी में होता है। अब मैंने कहा था कि खरीफ एंड रबी की आपको क्या बताऊंगी, मैं ट्रिक बताऊंगी याद करने की। तो देखो, रबी जो है वो विंटर में होती है और खरीफ जो है वो हमारी समर में, या फिर आप मॉनसून लगा लो, और मॉनसून का मतलब क्या होता है? रेनी सीजन, ठीक है। तो रबी जो है वो विंटर में हो रही है, लेकिन रबी किससे बन रहा है? आर से बन रहा है। और आर जो है उस आर को हम और किस नाम से जानते हैं? रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। तो इसको अपोजिट कर दो कि जो रबी है वो कभी भी रेनी सीजन में नहीं होगी और जो खरीफ है वो कभी भी विंटर सीजन में नहीं होगी। इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक थी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब भाई हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है, और हमने उनके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें ये भी तो पता चले कि उनके टूल्स क्या होते हैं, यानी कि जब हम खेती करते हैं, जब हम एक लार्ज स्केल पे जो प्लांट्स है उनको उगाती हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं बेसिकली मैं वही पढ़ाऊंगी। तो इसमें एक होए दिया हुआ है। होए का मतलब क्या होता है? जो हो होता है ना, उसका यूज़ बेसिकली आपके जो वीड्स होते हैं उनको काटने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो जो होए है वो कैसे यूज़ होता है? हो इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड लूजन दी सोइल, यानी कि इसका मेन यूज़ यही होता है कि ये हमारी जो वीड्स है, वीड्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने बताया होगा। वीड्स का मतलब होता है ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हमने खुद नहीं उगाए हैं, बल्कि वो अपने आप से उग गए हैं। उनको वो प्लेस ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि हमें भी यहाँ पे उगना है, तो वो उग जाते हैं, लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हमारी जो बाकी फील्ड है उसको ख़राब कर देंगे। जो हम जितना भी हम उनको वाटर देते हैं अपनी फील्ड में, और जितना भी हम उनको मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी वीड्स हैं और जो हमारे अदर प्लांट्स हैं जो कि हमें चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन चल जाता है कि मुझे ज़्यादा मिले, मुझे ज़्यादा मिले, और इस चक्कर में जो आपके वीड्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते, इसलिए हमें उन्हें हटाना पड़ता है। तो उन्हें हटाने का जो टूल होता है ना, उसको हम हो कहते हैं, एंड वो कुछ इस तरीके का दिखता है। दिख रहा होगा आपको पिक्चर में किस तरीके का। कभी आपने गाँव में गए हो तो भी आपने देखा होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्लो। तो प्लो क्या होता है? प्लो इज used for tilling of the soil, adding fertilizer to crops. This implement is made of wood and is drawn by pairs of bull and other animals. इन्होंने कहा है कि जो हमारा प्लो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली खेत को जोतने के लिए यूज़ होता है। यानी कि एक तो सोइल को अच्छे से हम अपनी जो मिट्टी है उसकी जो अच्छे से खुदाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो पौधे हैं वो हम अच्छे से उगा सकें, जो भी हमें उगाना है, प्लांट उगाना है। साथ में हम फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं प्लो के यूज़ से, ठीक है। एंड ये इम्प्लीमेंट जो है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये एक वुड यानी कि लकड़ी से बना हुआ होता है, और जो कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चाहे तो इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं कि इसमें 2 पेयर्स ऑफ बुल या फिर अदर एनिमल्स, आपने बुल देखे हुए होंगे, और उनमें लगा के और उनसे खेत को पूरा जुतवाते हैं। तो ये आपका प्लो जो है, पीछे आप देख रहे हैं ये इम्प्लीमेंट, इसको हम प्लो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा उसका यूज़ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी हमारा बहुत इजी है। क्या होता है कल्टीवेटर? तो कल्टीवेटर इज़ अ मशीन दैट डिस्टर्ब्स द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल टू ईदर प्रिपेयर द सॉइल इनटू अ स्मूथ, लूज एंड अरहेटेड सीड बेड। तो जो हमारा कल्टीवेटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जो कि हमारी सोइल को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देता है हमारे पौधों को उगाने के लिए। किस तरीके से? ये जो हमारी सोइल की जो सरफेस होती है ना, जो टॉप सरफेस होती है, उसको एकदम बहुत अच्छे से उसकी खुदाई कर देगा, उसको बहुत ही स्मूथ बना देगा, ताकि हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से उसमें बैठ सके, जम सके और ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये होता है कल्टीवेटर। ये भी एक मशीन होती है, ठीक है। ये ट्रैक्टर है और इसके पीछे कुछ इस तरीके का टूल लगाया हुआ है जो कि एक बहुत लंबे खेत को आराम से कल्टीवेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग क्या होती है भाई? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इनटू द सोइल। एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इन्वॉल्व सोइंग। सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग सीड्स इन दी सॉइल। जो सोइंग होती है उसी को हम बोलते हैं कि बीज जब हम डालते हैं ना अपने जो हमारी सोइल है उसमें, जब हम जो सीड्स होते हैं उसको जब हम डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि अगर हमने सीड ही नहीं डाला है तो हमारा प्लांट कैसे ग्रो करेगा, इसलिए उसको सीड डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सोइंग। यानी कि जो आपके मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो सीड्स हैं उनको सोइल में डाल सकते हैं, तो वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के मेथड। एक होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो पुराने टाइम से यूज़ किया चलता हुआ आ रहा है, और एक आपका होता है मॉडर्न। मॉडर्न जो है बेसिकली हम आज टेक्निक्स का अच्छा यूज़ करते हैं। इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी आजकल आ चुकी है कि हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बना दी हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो 2 गाय हैं या फिर जो 2 बुल होते हैं उनके पेयर को ले लिया जाता है, और उन पे इस जो ये पूरे का पूरा इम्प्लीमेंट होता है इसको ऐसे डाल दिया जाता है। आपने देखा हुआ होगा पीछे से आपका, 1 सेकेंड मैं इसको एक बार क्लीन कर लूँ वरना कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। राइट, पीछे जो आपका ये होता है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है कि ये हमारी जो सोइल है उसको खोदता रहता है। ऊपर से जो 2 मैन होते हैं फिर एक मैन होता है वो इसमें सीड्स को डालता रहता है, एंड ये हमारी जो सोइल है उसमें सीड्स जो हैं वो डल जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम अपना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। तो इसमें क्या है, अ फनल शेप्ड टूल इज यूज टू सो द सीड्स। ट्रेडिशनली द फनल इज फिल्ड विद सीड्स एंड द सीड्स पास थ्रू 2 or 3 pipes with sharp ends. These ants enter into the soil and the seeds are placed there। यानी कि जब हम अपने जो पूरी ज़मीन है जब हम उसमें बीजों को डाल रहे हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है भाई, हम हर जगह थोड़ा ना ऐसे छिड़केंगे कि मैंने कुछ बीज यहाँ पे डाल दिए कुछ वहाँ पे डाल दिए, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं पे खेती होगी कहीं पे नहीं होगी, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए हमें हर रो में डालना होता है और हर जगह थोड़े करके डालना होता है, ताकि जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने यही बताया कि इसको किस तरीके से बनाया होता है। तो एक फनल शेप्ड होता है जिसमें कि बेसिकली आपकी जो सीड्स हैं उसको डालने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ये सीड्स जो हैं जब ये डालते हैं इसमें तो ये 2 और 3 पाइप्स में से गुजरता है जिसके काफ़ी ज़्यादा शार्प एंड्स होते हैं, एंड देन ये सीधा एंटर कर जाता है हमारी सोइल में, हमारी मिट्टी में, जो कि हमें चाहिए। और उसके बाद
हम अपनी ज़मीन को ढक देते हैं। अब इसका जो मॉडर्न मेथड है वो क्या होता है, वो आपका होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, जो आपको ये ड्रिलिंग की मशीन दिख रही है, यही होता है सीड ड्रिल। इसमें क्या है, ये मशीन है, इसमें से आपके जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं, ऐसे बट रहे हैं, और फिर एक 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 या फिर कुछ कुछ आपकी इस तरीके से जा रहे हैं आपकी सोइल में। किस में जा रहे हैं, सोइल में जा रहे हैं। तो इसको भी क्लियर कर दें, पढ़ लेते हैं, पढ़ने से और समझ में आएगा। द मॉडर्न मैथड ऑफ सोइंग सीड्स इज थ्रू अ सीड ड्रिल। द सीड ड्रिल इज पावर्ड बाय अ ट्रैक्टर एंड इट्स हेल्प सो द सीड्स अनफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। यानी कि जो ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है इस सीड ड्रिल को, ठीक है। ये एक मशीन होती है जो जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसमें इसको अटैच कर दिया जाता है, एंड जिससे हमारे जो पूरा का पूरा जो हमारी फील्ड है उसको क्या किया जाता है, उसको बीजों को उसमें डाल दिया जाता है और उसकी सोइंग की जाती है, ताकि हमारे जो बीज है उसको बो दिया जाए, ठीक है। इसको बोना बोलते हैं, कि हम बो रहे हैं अपने बीजों को और फिर वो बड़े हो जाएंगे और हमें प्लांट्स के रूप में मिलेंगे। तो ये आपका होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में बेसिकली क्या होता है कि ट्रैक्टर में यूज़ होता है, और ये प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ, यानी कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे डालेगा सीड्स को, और साथ ही साथ इक्वल आपकी जो गहराई है उस तक भी पहुंचाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड ईजी भी होता है। जितने भी हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं वो मोस्टली ईजी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का किसको नहीं पता होता है, सभी को पता होता है फर्टिलाइजर क्या होती है और मैन्योर क्या होती है। बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसका हम और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम मैन्योर के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, यानी कि जो हमारे सब्जी और फलों के जितने भी छिलके होते हैं, फिर जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, उन सबको हम डिकम्पोज करके उससे मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र को हम डिकम्पोज करके नहीं बना सकते, उसको हम केमिकली जो चीज़ें होती है उससे जोड़ के हम फर्टिलाइज़र को बनाते हैं। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें केमिकल जो है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड ये दोनों ही चीज़ें हमारी जो प्लांट है उसको ग्रो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर हम इनको अपने जो फसल है उसको देते हैं तो उनको एक प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है वो मिलता है, जिससे कि वो जल्दी ग्रो करती है और अच्छे तरीके से ग्रो करती है। बट इनमें डिफरेंस क्या है, अब हमें वो भी देखना चाहिए। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही होगा कि मैन्योर जो नेचुरल होती है, बट फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड होती है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सोल्ट है, यानी कि इसमें केमिकल्स का यूज़ किया गया है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। जबकि जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो कि हमारा डिकम्पोजिशन जो मेथड है उसके थ्रू बनाई जाती है, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट वेस्ट है उससे, और आपका जो एनिमल वेस्ट है उससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र है वो बेसिकली प्रिपेयर की जाती है फैक्ट्रीज में, जबकि मैन्योर जो है वो प्रिपेयर की जाती है फील्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सोइल। जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगी सोइल को ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है नमी। लेकिन जो हमारी मैन्योर है वो हमारी जो सोइल है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड करती है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सोइल। एंड सबसे नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिकली हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर है ना बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उनको ही प्रोवाइड करती है। लेकिन जो मैन्योर है वो फर्टिलाइजर कंपेरेटिवली काफ़ी कम जो मात्रा है उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स। बट एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो मैन्योर है वो इको फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है। फर्टिलाइज का यूज़ करने से क्या होगा, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें केमिकल्स की वजह से जब हम उन्हें खाएंगे तो हमारी जो पूरा का पूरी बॉडी है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारी मैन्योर होती है वो हम
अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। माना कि वो हमारे प्लांट्स को इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन वो हमारे जो प्लांट्स है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी कंपैरेटिवली फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को अगर हम सही अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो हमें बेनिफिट देगी, लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर देंगे तो वो हमारे पौधों को ख़राब भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। जैसा कि अभी हमने समझ लिया कि क्रॉप्स क्या होती हैं, किस किस टूल की यूज़ करके हम उसको मतलब सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, और फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर का भी समझ लिया। अब हमें समझना है कि इरिगेशन क्या होती है। तो इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वाटर सप्लाई होता है, यानी कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि जो इरिगेशन है वो बेसिकली सिंचाई, जिसको हम सिंचाई बोलते हैं, यानी कि हमारे पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, सबको पता है। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कि उनको सनलाइट की, वाटर की एंड आपका जो क्लोरोफिल है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा उनको होती है उनके खाना प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें उनको वाटर भी देना बहुत ज़रूरी है। अब अपने आप से तो उनको वाटर नहीं मिलने वाला, इसलिए वाटर देने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी सोइल है, एक तो क्या होता है ना कि सोइल जो होती है वो वाटर को सोख लेती है, एब्जर्व कर लेती है, और जो प्लांट्स है उनको बाद के दिनों के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमने 1 महीने पहले पानी दिया है और अब हम 2 महीने का गैप कर दें और फिर पानी दें, तो हमारे पौधे मर जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें जो इरिगेशन है वो सही तरीके से करनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बोल सकते हैं टर्म है, मेथड है, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। उसके बाद इरिगेशन के कुछ सोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं? आपका वेल्स हो गया, और ट्यूब वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, आपके लेक्स हो गए एंड रिवर हो गया। ठीक है, ये तो हमारे इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं वो थे। लेकिन अभी हमें समझना है कि इरिगेशन के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। अब इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से मैं आपको फटाफट से समझाती हूँ। सबसे पहले तो पहले जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो होता था, एक तो आप अपने हाथों से पानी भर भर के, और जो आपकी वो होती थी खेत होते थे उसमें डालते थे, कुओं में से निकाल निकाल के उसको डालते थे उसमें। ठीक है, ये तो आपका हो जाता है फर्स्ट मेथड इरिगेशन का। सेकंड आपका होता है राहत। राहत क्या होता है? राहत में आपका जो एक गाय होती है उसके थ्रू उसको अटैच किया जाता है एक आपका जो वेल होता है, कुआं होता है उससे, और फिर वो गोल गोल घूमती है, चक्कर लगाती है, और पानी जो निकलता है और फिर वो सीधे हमारी जो खेत है उसमें चला जाता है। लेकिन ये दोनों थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। कौन कौन से थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड? इसका जो आप देख रहे हैं कि इंसान पानी निकाल रहा है, इसको हम पुली बोलते हैं, पुली इरिगेशन। ठीक है, या फिर पुली सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आपका होता है जो राहत है, एक तो इसको हम राहत सिस्टम बोलते हैं, फिर दूसरा हम इसको बोलते हैं लेवर सिस्टम। ठीक है, लेवर सिस्टम एंड पुली सिस्टम आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर की वेस्टेज जो है वो करते हैं। अब पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुमूल्य है पानी। पानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? ना तो हम बच पाएंगे, ना पौधे बच पाएंगे, और ना ही जो एनिमल्स हैं वो बच पाएंगे। तो सबके लिए, सबकी लाइफ के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें बचाना चाहिए। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करने से, ये दोनों ही जो पुली एंड लेवर सिस्टम है, इन दोनों को यूज़ करने से हमारा जो वाटर है उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसे हमें ख़त्म करने के लिए अब हमने कुछ मॉडर्न मेथड्स को निकाला। कौन कौन से हैं? 2 है मॉडर्न मेथड्स अभी तक के आपके। एक तो है आपका ड्रिप सिस्टम एंड एक है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में समझना, ऐसे पाइप्स लगे हुए होते हैं क्रॉप्स के बीच में, एंड वो ऊपर से पानी जो है उसको छिड़क देते हैं पूरे के पूरे हमारे जो फील्ड है उसमें, पूरे की पूरी फील्ड में दूर दूर तक जो पानी है वो छिड़क देते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम बाथरूम में जब नहाते हैं तो उसमें शावर होता है, शावर का बटन हम जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो इस तरीके से ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जो ये पाइप्स लगे हुए हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ पानी को छोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम सॉरी। उसके बाद बात करते हैं आपके ड्रिप सिस्टम की। तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है? हमारा जो ड्रिप सिस्टम है
वो आपका मॉडर्न मेथड है जिसमें कि हम अपने पानी की वेस्टेज को बचा सकते हैं, ठीक है। बाकायदा इसमें पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो जो ड्रिप सिस्टम है उसमें आपके जो ये पाइप्स हैं ये लगा दिए जाते हैं एंड डायरेक्टली ये रूट्स जो होती है हमारे प्लांट्स की उससे अटैच किए जाते हैं, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और सही तरीके से हमारा जो पूरे की पूरी क्रॉप है उसमें इरिगेशन जो है वो हो सके। क्लियर है आपकी जो 4 मेथड्स थे। उसके बाद है वीड्स। वीड्स आपको पता है कि अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यानी कि जो वीड्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी मन मर्जी से उग जाते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अब हमें ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया था कि वीड्स जो हैं वो हमारी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनकी वाटर को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, स्पेस को लेते हैं तो इन सब के लिए कंपटीशन करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे क्रॉप्स पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें इनको हटाना पड़ता है। तो जब हम वीड्स को हटाते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वीड्स को हटा देते हैं उसको हम बोलते हैं वीडिंग। उसके बाद वीडिंग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। वीडिसाइड क्या होता है? वीडिसाइड्स वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, यानी कि जो वीड्स है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हमारे पास वीडिसाइड्स ऐसे होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक 2,4-D, ठीक है। 2,4-D होता है, इसको हम स्प्रे कर सकते हैं अपने जहाँ पे वीड्स है वहाँ पे एंड फिर वो हट जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग जो है आपका, जैसा कि मैंने कहा कि खेत जो है जो आपकी क्रॉप है वो अच्छे तरीके से मैच्योर हो गई है, उग गई है पूरी अच्छे तरीके से, अब उसे काटने का टाइम आ गया, तो उसी को बोलते हैं द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसको हम 2 तरीके से काटते हैं, मतलब 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आपका मैनुअल मेथड होता है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि एक सिकल की थ्रू काटा जाता है, ये देख रहे हैं आप, इससे काट दिया जाता है हाथों से। जो ह्यूमन मैन, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, जो ह्यूमंस होते हैं वो इनको सिकल के थ्रू भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका मेथड हो जाएगा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आपकी मशीन्स का यूज़ होता है, तो दोनों तरीके से हार्वेस्टिंग जो है वो कर दी जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से कट चुकी हैं, अब बारी आती है उनको थोड़ी साफ़ करने की। तो थ्रशिंग क्या होती है? थ्रशिंग वो होती है जो कि हार्वेस्टेड के बाद की जाती है, जिसमें कि जो ग्रेन्स हैं हमारे, उनमें जो बचे हुए सीड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। किसी शाफ्ट से उसको जो सेपरेट है वो कर दिया जाता है, और इस सेपरेटिंग के प्रोसेस को ही हम थ्रशिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रशिंग, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं कि इन्होंने पूरे इस बड़े से ग्रेन का एक गट्ठर बनाया और इसको इस सरफेस पे पटक पटक के बीट करेंगे, मारेंगे, जिससे कि जो इसमें कूड़ा वगैरह होगा, जो बचे हुए सीड्स हैं या फिर और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं वो इससे हट जाएंगी, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग जो है, विनोइंग में आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है। विनोइंग भी, विनोइंग देखो, ये थ्रशिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, इनके आपके मशीन्स के थ्रू भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली आपका जो ह्यूमंस करते हैं अपने हाथों से वो बता रही हूँ। मशीन्स के थ्रू क्या होता है, मशीन में डाल दिया जाता है और विनोइंग हो जाती है। तो विनोइंग जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो हमारे हैवियर कंपोनेंट्स हैं और जो हमारे साथ हमारी ग्रेन्स के साथ मिले हुए हैं उनको सेपरेट करना होता है, उनको अलग करना होता है थ्रू विंड, यानी कि हेल्प लेते हैं हम इसमें विंड की, हवा की। तो यहाँ पे सॉरी, सामने की तरफ एक फैन चला देंगे, टेबल फैन जिसको हम बोलते हैं वो चला देंगे। इस पर आप देख रहे हैं एक वुमेन जो है वो स्टूल पे खड़ी हुई है और इसने अपनी एक ट्रे में बहुत सारा ग्रेन लिया हुआ है और ये ऊपर से इसको नीचे की तरफ छोड़ रही है। जैसे ही यहाँ से विंड आएगी यानी कि हवा आएगी, ये जो आपके जो वैसे पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है एंड कुछ सीड्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है कंपेरेटिवली हमारे ग्रेन के, और ग्रेन हमारा सीधे नीचे आ जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग के बाद आपका सब कुछ खत्म है, अब लास्ट है स्टोरेज। स्टोरेज को समझ लो, एनिमल हस्बेंड्री समझ लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर।
मेरा भी गला सूख गया पूरी तरीके से, आधा घंटा हो गया बोलते बोलते, लेकिन जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तो स्टोरेज क्यों ज़रूरी होती है हमें? स्टोरेज इसलिए, भाई अब सब कुछ हो गया, कटाई हो गई है, सही सभी तरीके से साफ़ हो गया, तो अब हमारी जो इतनी सारी फील्ड थी उसकी जो ग्रेन हमें मिला है, क्या हम उसको ऐसे ही ख़राब होने देंगे? क्योंकि एक जो ग्रेन है उसको अगर हम बाहर छोड़ देंगे, कहीं पानी की साइड छोड़ देंगे, तो क्या होगा? उसमें कोई ना कोई फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टोरेज कैसे? ग्रैंडरीज जो होती है उसमें किया जाता है। ग्रैंडरीज आप देख रहे हैं पिक्चर में मैंने लगाया हुआ है, इसमें मतलब एक गोडाउन टाइप होता है, उसमें आपकी जो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा जो पैकेट्स होते हैं ग्रेन के, उनको फिल करके रख दिया जाता है और ड्राई प्लेस पर रखा जाता है, ऐसे प्लेस पर जहाँ पे बिल्कुल सूखा है, गीला नहीं है, नमी नहीं है, ताकि हमारे जो ग्रेन्स है वो खराब ना हो। ठीक है, ग्रैनरीज आर स्टोरेज यूनिट विच आर ऑफन बिल्ट on the ground to specially store the thrust grain inside the sacks. Since granaries are closed places, if it offers a controlled environment for the grains to remain from फ्री फ्रॉम जो पेस्ट हैं आपके, यानी कि जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पेस्ट हम उनको बोलते हैं। एनिमल्स, कुछ बड़े एनिमल्स, भाई उनको एनिमल और पेस्ट जो है उनको भी तो भूख लगती है, अब उनको भूख लगेगी तो वो हमारे ग्रेन्स को खाएंगे, तो उनसे बचाने के लिए हमें उनको स्टोर करना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रैनरीज। ठीक है, ग्रैनरीज इस तरीके की होती है, समझ में आ गया? उसके बाद समझ लो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? काफ़ी बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ईजी है। मतलब क्या है? जैसे कि आपकी जो जो हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे कि हमें कुछ एनिमल्स हमें फाइबर देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं एंड मिल्क देते हैं, और अदर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देते हैं, तो उनकी केयर जहाँ पे की जाती है, और एग्ली जो हमारा एक तरीके से उनकी केयर करना, उनके बारे में सब कुछ जानना कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे होता है, तो इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये जो प्लेस होता है इसमें एनिमल्स की केयर की जाती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें उनसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे कि हम जो गौशाला है, आपने देखा होगा गौशाला होती है जिसमें कि हम गायों को रखते हैं, बहुत सारी गाय होती है, एक संस्था चला रही होती है उसको, और उसमें बहुत सारी गाय जो है उनको रखते हैं, ताकि उनसे हम वो क्या करते हैं, जो गौशाला होती है उसमें से दूध वगैरह गाय का निकालते हैं और फिर वो बेचते हैं। प्लस में हम लोग जो हैं, हम गौशाला में कुछ ना कुछ डोनेट करने जाते हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दे के आते हैं, क्योंकि एनिमल्स हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये होती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें कि जो एनिमल्स हैं, पैट एनिमल्स जो हैं उनकी केयर की जाती है, फिर फार्म एनिमल्स बोल सकते हैं, उनकी केयर की जाती है, क्योंकि हमें उनसे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, जैसे कि मीट हो गया, फाइबर हो गया, एग्स हो गया एंड मिल्क हो गया। ठीक है, क्लियर है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में? तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मेरा गला बिल्कुल रेगिस्तान बन चुका है, अब मेरे को वीडियो पोज करनी पड़ेगी, लेकिन आप सभी को अभी पढ़ना है, तो फटाफट से थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमें इस साल सिलेक्शन लेके रहना है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं जल्दी से, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बिल्कुल तभी जाते ही मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स को कि बच्चों ने कमेंट किया नहीं, और जैसे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि जो मैंने काम किया है बच्चों के लिए, एटलीस्ट वो मुझे उसके लिए अप्रिशिएट तो कर रहे हैं। तो इसी बात पे जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, एक छोटी छोटी अच्छी अच्छी मेरे लिए, और कोई भी दिक्कत हो तो भी पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में, आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, बहुत सारी लिंक्स वहाँ पे मिलेगी। बाय द वे, अब हम कल मिलेंगे अपने एमसीक्यूज़ में, एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी आपके लिए, क्लास जो आपका चैप्टर 1 है क्लास 9th के लिए, उसके एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, ठीक है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और बाकी जो प्लेलिस्ट है उनको भी एक बार ज़रूर देखें। तो स्टे ट्यून्ड।